नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर पैगंबर मोहम्मद पर कथित रूप से गलत टिप्पणी करने का आरोप है। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर बदज़बानी की, उनके ऊपर टिप्पणी की थी। हैदराबाद में दरअसल कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो से जुड़ा हुआ ये विवाद है। विधायक टी राजा ने फारूकी का प्रोग्राम न होने की धमकी दी थी। फारूकी के कार्यक्रम के विरोध में टी राजा ने वीडियो जारी किया। यूट्यूब में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी का उन पे आरोप लगा। विवाद शुरू हुआ तो यूट्यूब ने विवादित वीडियो डिलीट किया। जो वीडियो है, वीडियो के वायरल होने के बाद टी राजा के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए, शिकायतें की गईं और उनकी गिरफ्तारी को लेकर काफी मांग उठी और उसके खिलाफ बहुत सारी आवाज उठी। टी राजा के खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज किया है और इस बीच बीजेपी ने विधायक को अपनी पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया है। तो टी राजा जो हैं, अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है क्योंकि पैगंबर मोहम्मद पर उन्होंने एक काफी विवादित टिप्पणी की है जिसे लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई है। कथित रूप से नूपुर शर्मा की तर्ज पर ही विवादित बयान का आरोप है। तो अब ये जो है वो धारा 153A भड़काऊ बयान, 295A धार्मिक भावना को चोट के तहत इनके ऊपर केस IPC के तहत दर्ज किया गया है। टी राजा के खिलाफ हैदराबाद में काफी प्रदर्शन हुए। बीजेपी ने इसलिए अब विधायक टी राजा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। टी राजा सस्पेंड कर दिए गए हैं। पार्टी ने 10 दिनों में उनसे जवाब मांगा है। लेकिन देखिए कि हाल के ही कुछ महीनों में एक नूपुर शर्मा का मामला आया, उसे लेकर हंगामा मचा। न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में तमाम तरह के देशों से प्रतिक्रियाएं आने लगी और ये मामला काफी ज्यादा लाइमलाइट में आया। पर नूपुर शर्मा के बाद एक बार फिर इसी तरह का बयान अब टी राजा देते हैं। तो नूपुर शर्मा से लेकर टी राजा तक नफरत भरे बयानों का सिलसिला जो है वो जारी है। कार्रवाई हुई, इसके ऊपर निलंबन हुआ, उसके बावजूद ये बयानों का सिलसिला जारी है। टी राजा तो गिरफ्तार तक किए गए, लेकिन क्यों नहीं रुक रही है नफरत की ये जुबान? पहले सुनते हैं कि इस पर AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है। आपने नूपुर शर्मा पर माफी मांगी थी उनके स्टेटमेंट पर, अब उसके बावजूद भी फिर आज हैदराबाद में भाजपा के जो एक विधायक है, उन्होंने मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने बेइज्जती करने की कोशिश की। आखिर क्यों बीजेपी कर रही है? बीजेपी को आखिर इससे हासिल क्या होने वाला है? क्या बीजेपी भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहती है? क्या भाजपा ये नहीं समझती कि भारत में हमा किस्म के, कई किस्म के मजहब के मानने वाले रहते हैं? आखिर क्यों ये कर रही है भाजपा? तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा मुसलमानों से और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी का ये आपको नजर आ रहा है, क्योंकि बगैर भाजपा के लीडर्स के, बड़े उनके लीडर्स की इजाजत के इस तरह की गंदगी और बकवास नहीं बकी जा सकती है। तो इसीलिए मैं, जो भाजपा के विधायक ने जो गंदगी बकी, मैं उसका कंडेम करता हूं और मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, इस पर अब आप क्या कहेंगे? बीजेपी से हमारे साथ श्याम प्रकाश जाटव है, AIMIM से प्रवक्ता वारिस पठान है। ओवैसी साहब का सवाल आपने सुना होगा श्याम प्रकाश जी, और आपसे सवाल है मेरा, जो सवाल उठा रहे हैं कि अब इस पर आप क्या कहेंगे। पहले भी कार्रवाई हुई नूपुर शर्मा पे, अब कार्रवाई हुई यहां पर एक दफा फिर सस्पेंशन, गिरफ्तारी, लेकिन लगातार जब इस तरह के बयान आते हैं, नफरत के बयान रुकते नहीं हैं, क्या जवाब है आपका? देखिए, नफरत के जो बयानबाजियां हो रही हैं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में हम अलग जाति मजहब के लोग सभी इकट्ठा रहते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमें एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना पड़ेगा, हर व्यक्ति का सम्मान करना होगा। और जहां कहीं इस प्रकार की कहीं दुश्वारियां हैं, गलतियां कोई लोग करते हैं,
जिनको नहीं करनी चाहिए उनके खिलाफ फिर कानून है। हमारा संविधान जो है उन्हें किसी भी सूरत में इस चीज की इजाजत नहीं देता कि वो किसी की भी धार्मिक भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करें। तो इसके बावजूद इस तरह के बयान जो आते रहते हैं, ओवैसी साहब ने अभी कहा कि जब तक कोई एक तरह से टॉप लीडरशिप की इजाजत ना हो, इस तरह की बातें कोई क्यों करता है? क्या उन्हें ये डर नहीं होता कि पार्टी से निकाल दिए जाएंगे, उन पे कार्रवाई होगी? वीडियो बना के अपलोड होता है, वीडियो वायरल होता है, उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है, तब तक जो नुकसान होना होता है वो हो जाता है, उसको सैकड़ों हजारों लोग देखते हैं। तो क्या सोच के आपको लगता है कि इस तरह से काम करते हैं नेता? क्या उन्हें लगता है कि वाहवाही शाबाशी मिलेगी पार्टी की तरफ से? देखिए, ओवैसी जी बहुत मैच्योर्ड नेता हैं और जिस प्रकार के इनकी भी पार्टी के तमाम लोगों ने बातें कही हैं, तो मैं नहीं समझता कि इन्होंने उनको इजाजत दी। इनके भाई ने भी कहा, तो मैं नहीं समझता कि इन्होंने इजाजत दी। जो भी कोई बोल रहा है उसके खिलाफ हमारा संविधान जो है उसको किसी सूरत में नहीं बख्शेगा। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से तुरंत कार्रवाई हुई और जो राजा हैं उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है, FIR हो तो आप कह रहे हैं कि जो टॉप लीडरशिप है उसका कोई लेना देना नहीं है इससे? जो टॉप लीडरशिप है उसका लेना देना नहीं है। जैसे आपने कहा कि ओवैसी साहब ने इजाजत नहीं दी होगी, जो उनके पार्टी के नेता बोलते हैं, बयान आते हैं, आपने उनके भाई की भी बात की, वारिस पठान साहब, बहुत सारे बयान आते हैं दूसरे खेमे से भी, बल्कि इस दफा भी एक हैशटैग बहुत चल पड़ा और अभी भी आप ट्विटर पे देखेंगे तो ट्रेंड करता है सर तन से जुदा। बल्कि ओवैसी साहब ने भी कहा कि हम इसका भी खंडन करते हैं, इस तरह के बयान, इस तरह के स्टेटमेंट नहीं आने चाहिए। पर दोनों तरफ से ये बातें होती रहती हैं, तो क्या आप ये मानेंगे कि कोई टॉप लीडरशिप का इसमें हाथ नहीं है और जो इस तरह के बयान करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और ये काफी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं खंडन करता हूं जो भाजपा के विधायक ने जो बात की हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, जो गुस्ताखी की, उसका कड़ी दिल से मैं निंदा करता हूं, खंडन करता हूं। मैं खंडन करता हूं स्टेटमेंट का भी जो प्रोवोकेटिव है, जो वायलेंस की तरफ ले जा रहा है, सर तन से वाली बात का, मैं उसका भी खंडन करता हूं। मगर देखने वाली बात यह है मैडम कि आज देखिए भाजपा हमारे देश में एक तरह से एक पॉलिसी चला रही है, एक कम्युनल फ्लेयर अप करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने नुपुर शर्मा से कुछ नहीं सीखा। कितना हमारे देश को शर्मिंदगी उठानी पड़ी जब पड़ोसी मुल्कों ने, दुनिया, ओमान, कतर, सबने हमारे एम्बेसडर्स को बुलाया और माफी मांगनी पड़ी। देश का नाम खराब हो गया, उसको सिर्फ सस्पेंड किया, जेल में नहीं डाला। बहरहाल कोर्ट के अंदर मैटर पेंडिंग है। और अब ये भाजपा के जो विधायक है, ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, इनके ऊपर 50 से ज्यादा तो केस है। ये आदमी आकर हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, जिसकी वजह से पूरे देश के नहीं दुनिया के मुसलमानों के देश को आहत पहुंचती है, हमारे सेंटीमेंट्स को हर्ट होता है। मगर मोदी साहब की तरफ से तो कोई कंडेमनेशन आता ही नहीं है। ये साफ जाहिर करता है, साफ दर्शाता है कि भाजपा एंटी मुस्लिम पॉलिसी चल रही है, एंटी इस्लाम पॉलिसी चल रही है। और ये उन्हीं के भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के इशारों पर ही तो इस तरह के जो ये इनके चिल्लर पिल्लर है, इस तरह की भाषाएं अप्रब यूज करते हैं, डेरोगेटरी रिमार्क्स यूज किए जाते हैं। तो भाजपा चाहती है देश के अंदर एक फ्लेयर अप हो कम्युनल। क्यों इस तरह की करने की जरूरत पड़ी? क्यों आज मोदी जी ने कंडेम नहीं किया? क्या इसको निकालेंगे पार्टी से? क्या इसको सस्पेंड करा पार्टी से? नहीं। मगर हमने यही मांग की थी नुपुर के वक्त भी, आज भी हमारी मांग यही थी जी, इस पे FIR दर्ज किया जाए, इनको कोर्ट में ले जाया जाए, जो अदालत फैसला करे सबको मंजूर हो, मगर इसमें सख्त से सख्त कानून की कलम लगनी चाहिए। कानून इसमें कड़क स्टेप्स दे ताकि इस तरह की जो सस्पेंशन हुई है, वारिस पठान साहब जो सस्पेंड किया पार्टी ने या उनसे 10 दिनों में एक जवाब मांगा है, वो काफी नहीं है? आपको क्या लगता है पार्टी क्या करना, पार्टी को क्या करना चाहिए? और नहीं, क्या हुआ देखिए, सेम नुपुर शर्मा ने क्या कहा था, उन्होंने भी इसी तरह के अल्फाज यूज किए, पूरी देश को माफी मांगनी पड़ी, देश को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उसके खाली उनको सस्पेंड किया। अब उनके ऊपर रोक लगी है, उनको कोर्ट में भेजा, क्या जेल में गई? वो नहीं गई जेल में। तो इनके साथ भी शायद बीजेपी यही करना चाहती है कि 10 दिन के बाद आएंगे, ये माफीनामा दे देंगे। तो ऐसा नहीं होता ना। मगर देश में आप क्या करना चाहते हो? क्यों आप मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाना चाहते हो? किसने आपको इजाजत दी है कि आप इस तरह के कम्युनल फ्लेयर अप को हमारे देश के अंदर, खासतौर से हैदराबाद के अंदर जहाँ पे शांति का माहौल चल रहा है, क्यों शांति के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हो? मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूं। अगर आपने भी देखा होगा, अगर आप सोशल मीडिया देखें, चूंकि इन दिनों सोशल मीडिया का ही बोलबाला है और उसी पे वीडियोस वायरल होते हैं, वही प्रतिक्रियाएं ज्यादा आती हैं, तो ट्रेंड एक हैशटैग चलने लगा प्रॉफिट मोहम्मद को लेके, और अगर आप उसका थ्रेड देखें तो उसमें तमाम तरह की बातें हैं, उनको छोड़िए, पर उसमें बहुत सारे कमेंट्स हैं। और उन कमेंट्स को मैं देख रही थी कि एक वो तबका, दूसरी तरफ का वो सेक्शन है जो उसको लगता है कि जो दूसरा खेमा है
उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही है। यानी कि वो तमाम लोग जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अगर कोई बात करते हैं उनके खिलाफ भी तो ये कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे नाम हैं, बल्कि उसमें है कि अगर मुनव्वर फारूकी जैसे जो कॉमेडियन है वो ऐसी कोई बात करते हैं जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचता है, तो उन्हें क्यों इजाजत होनी चाहिए इस चीज की? उनको भी जेल में डाला गया था। मैं तो ये चाहता हूं ना कि कोई भी इस तरह की अगर अब तक तो भाषा इसका इस्तेमाल करता है जिससे किसी के दिल को आहट पहुंचती है, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट होता है, तो उसके खिलाफ कानून है, कानूनी कार्रवाई। किसी को भी कानून कायदा हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। मगर भाजपा तो एक पैटर्न के जरिए से कर रही है। आप देखिए ना नगमा जी किस तरह से चला रहा है। नुपुर से नहीं सीखे, ये सेम चीज आकर इनका बोलने का मतलब क्या था, चलिए आप बताइए मुझे। मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूँ, आप इसका कंडेम करते नहीं करते? आप किस दिशा में हमारे देश को लेकर जाना चाहते हो? शांत प्रकाश जाटव जी, किस दिशा में देश जा रहा है जब इस तरह की चीजें बार बार होती हैं और तमाम जो हमारे देश में समस्याएं हैं उनके ऊपर हावी हिंदू मुसलमान हैं? दरअसल नगमा जी प्रॉब्लम क्या है, सारा ब्लेम करना खुद और ब्लेम थोप देना भाजपा के ऊपर। आप इनको देखें, जैसे अभी नुपुर जी के बारे में इन्होंने बात कही, उन्हीं धाराओं में ओवैसी जी के भी खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उनके भी खिलाफ एफआई हो रखा है। ठीक है, सारी कानून जो है वो अपना काम करेगा और किसी भी सूरत में इस प्रकार की इजाजत कहीं भी नहीं दी जाएगी। ओवैसी साहब के खिलाफ किस धारा में मुकदमा दर्ज है? ओवैसी साहब ने क्या, किस की बात कर रहे हैं आप? ओवैसी साहब के भाई की, असदुद्दीन ओवैसी की, किन की बात? हाँ, जिस वक्त नुपुर वाला जो मामला है उसी प्रकार से उनको उनके खिलाफ भी मामला है और वो कार्रवाई सबके खिलाफ होगी। जिन लोगों ने उस वक्त में गलत बयानबाजी करी थी, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि कोई बचेगा। तो कार्रवाई होनी चाहिए वारिस पठान, क्योंकि नूपुर शर्मा के खिलाफ जिसमें मुकदमे दर्ज हैं, अगर असदुद्दीन ओवैसी भी इस तरह की बातें करते हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हैं, तो कार्रवाई सब पे होनी चाहिए। देखिए नुपुर शर्मा में क्या कार्रवाई हुई बताइए ना मुझे अब तक। खाली उनके मैं आपसे पूछ रही हूँ कि फिर अगर आप FIR मांग करते हैं कार्रवाई की नुपुर शर्मा पे, तो क्या ओवैसी साहब पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कहा ओवैसी साहब ने, बताइए मुझे। झूठ बात कर रहे हैं, क्या कहा ओवैसी साहब ने? अगर FIR तो किसके खिलाफ भी डाल सकते हो, लेकिन नुपुर शर्मा का तो जो बयान था जिसने पूरे देश के नहीं दुनिया के बिलियंस ऑफ मुसलमानों के दिलों को आहट पहुंचाई, उनके खिलाफ FIR थे। उनको अरेस्ट नहीं किया आपने, बाहर घूम रही थी। सिमिलर केस जो एक फैक्ट चेक, सुनिए सर, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। सिमिलर केस, सिमिलर ऑफेंस, सिमिलर धारा एक मोहम्मद जुबैर नाम के फैक्ट चेकर पे लगी थी, उसको तो आपने जेल में उठा के डाल दिया गया था। बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी और वो बाहर। मगर नुपुर शर्मा जेल में गई क्या? उसको भाजपा ने सिर्फ सस्पेंड किया। मेयर सस्पेंशन से क्या होता है? जेल में नहीं गई वो, उसकी वजह से पूरे देश का नाम खराब हो गया। हमारे एम्बेसडर्स को बुला के दूसरे कंट्री वालों ने माफी मांगनी पड़ी, मोदी जी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, और हम देश की आजादी का 75वां अमृत महोत्सव बना रहे हैं हमारे देश के अंदर। और यह मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का भाजपा का एक लीडर, एक नौटंकी बाज नेता जिसको हमेशा से मीडिया में रहने का शौक है, इस तरह की बात यूज करके क्या हमारे मुसलमानों के दिल को आहट पहुंचाकर आपको करना अपनी सियासत? अरे सियासत आप करिए ना, पॉलिटिकल्स की फाइट है, पॉलिटिक्स के हिसाब से लड़िए। ठीक है, शांत प्रकाश जाटव का जवाब सुन लीजिएगा आपने। जी, शांत प्रकाश जाटव का जवाब सुन लीजिएगा। एक तो करना चाहते हैं। जी शांत प्रकाश जाटव, मैं इनका सुन रहा हूं किस प्रकार ये अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल जुबान पर कंट्रोल नहीं है। नहीं वो क्या बोला मैंने? नहीं वो टी राजा की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री है क्या? मेरे भी प्रधानमंत्री है वो। मुझे संविधान ने अधिकार दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, कि अगर मुझे लगता है कि मुझे प्रधानमंत्री। वारिस पठान सुन लीजिए एक मिनट की क्या आपत्ति है इनकी। शांत प्रकाश जी, आपकी क्या आपत्ति है? किस शब्द पे आपत्ति है आपको? क्या कहा उन्होंने? अभी आपने नौटंकी की बात जो कहा, वो शब्द जो है वो मर्यादित नहीं है और किसी भी प्रकार से हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना है। आपस में गलत भाषाओं को हम लोग टीवी चैनलों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आहत करती है एक दूसरे को। मैं समझता हूं एक सौहार्द का वातावरण खत्म होता जा रहा है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी, उसने अपने अनुशासन समिति के निर्देश अनुसार सबके खिलाफ जिन्होंने भी गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई की है। वो न्यायपालिका नहीं है, न्यायपालिकाएं अपना काम कर रही हैं और हमें न्यायपालिकाओं का सम्मान भी करना होगा। पर यहाँ पे आपको लगता है कि दोहरा मापदंड दिखता है शांत प्रकाश जाटव? अगर वो मोहम्मद जुबैर जेल जाते हैं लेकिन नुपुर शर्मा जेल नहीं जाती इस मामले में?
मोहम्मद जुबैर के ऊपर जो मोहम्मद जुबैर के ऊपर जो मामला दर्ज है वो अलग तरीके के हैं और इनके मामले एकदम अलग तरीके के। तो इसलिए ऐसा कहना कि उनको भेज दिया गया और इनको नहीं भेजा गया, ये एक दूसरे से कोरिलेट नहीं किया जा सकता। उसकी आपको गहराई समझनी होगी। मैं पहले भी जुबैर के बारे में बता चुका हूं कि उनके पास में अलग तरीके की कुछ एक्टिविटीज थी, इस वजह से उनको जेल भेजा गया था। और उसके बाद लगी है, दोनों पे एफआईआर चेक कर लो। बाद उनको जो है वो छूट में वो जमानत भी मिल गई। तो इसमें इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए कि सौहार्द आपसी न बिगड़े और माहौल ठीक रहे, इसके लिए क्या कोशिश हो रही है? इसलिए नहीं, शांत प्रकाश जी, क्या कोशिश हो रही है इसके लिए? क्या इनफ है ये कोशिश कि सौहार्द बना रहे और जो हमारा माहौल जो है वो बिगड़े नहीं? हर थोड़े दिनों के बाद इस तरह के बयान सामने आते हैं, उसके पर हजारों लाखों प्रतिक्रियाएं आती हैं, लोगों का दिमाग और दिल और ज्यादा बढ़ता है। तो कहीं से एक सवाल ये भी उठता है कि क्या टॉप लीडरशिप की तरफ से कभी कोई बयान आना चाहिए कि इस तरह के बयानों पर रोक लगे? मोदी जी ने तो हर मौके पर देश में सौहार्द की बात की है। सबको बराबर न्याय मिलेगा, सबको बराबर जितनी भी सुविधाएं हैं वो देश के हर एक व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। सुविधा की बात नहीं कर रही हूं मैं शांत प्रकाश जी, मैं कह रही हूं कि अगर इस तरह की, चाहे वो नूपुर शर्मा का मामला हो या टी राजा का, तो क्या प्रधानमंत्री की तरफ से या टॉप लीडरशिप की तरफ से इसकी भत्सना करते हुए बयान आना चाहिए? सौहार्द बनाने की बात मोदी जी के द्वारा कही जा रही है, इसका मतलब है कि सौहार्द ही है। इसमें सब आ जाते हैं। एक व्यक्ति का नाम लेकर के प्रधानमंत्री बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री का बयान देने का अंदाज जो है वो ठीक है। इसका मतलब ये कि इस तरह के लोग प्रधानमंत्री की बात को मान नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री की बात का असर नहीं हो रहा है बीजेपी के नेताओं पर। जहां नहीं हो रहा है उनको उसकी सजा भी मिल रही है, आप देख रही हैं जी। और पूरा देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। कहीं वारिस पठान जो नहीं मान रहे बात, उन पर कार्रवाई हो रही है, उनके ऊपर सख्ती हुई है और ये जो सख्ती है ये काफी है, ये आप नहीं मानेंगे कि फॉरेन पार्टी ने सस्पेंड किया, 10 दिन के जवाब मांगा? अभी मैंने कहा कि मैंने नौटंकीबाज विधायक है तो है वो, आपने उसको कंडेम। अच्छा हाँ बिल्कुल, आपने वो विधायक के लिए शब्द इस्तेमाल किया था जो कि शांत प्रकाश जी ने समझा कि शायद आप प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हैं। उसके लिए क्या तो बात अलग है। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि तो किसके लिए बोला यही होता है। अभी आपने कंडेम किया तो भाजपा के विधायक ने हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की, इस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए, उसका आपने खंडन किया क्या? मैंने तो खंडन किया। बिल्कुल खंडन करा और साथ ही साथ उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया साहब, सस्पेंड कर दिया है। ये खंडन नहीं है। क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर का काम है, लॉ एंड ऑर्डर काम देगा, वो अपना कार्रवाई करेगा। हमारी मांग ये है कि इसके खिलाफ जो धाराएं लगाई है उसको सख्त धाराएं लगाया जाए, उनका वॉइस सैंपल लिया जाए, एफएसएल को भेजा जाए और सख्त कार्रवाई करके उसको सलाखों के पीछे रखा जाए, वरना 3-4 दिन में बेल पे आ जाने से न्याय नहीं होता। यही अन्याय हमने देखा बिल्किस बानो के केस में भी। गुजरात गवर्नमेंट ने रिमिशन दे दिया उन दरिंदे बलात्कारियों को जिन्होंने एक ही परिवार के 7 लोगों का कत्ल कर दिया था। बिल्किस बानो का 11 लोगों ने बलात्कार किया था और यही मोदी सरकार, मोदी जी बात कर रहे थे लाल किले से जिस दिन बात कर रहे थे नारी सम्मान की, नारी एम्पावरमेंट की। वारिस पठान, मैं इस वक्त आपको यहाँ पर रोकूंगी। बिल्किस बानो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे, पर आपने जो बात उठाई कि हाँ 3-4 दिनों में बेल मिल जाता है, तो ये जो है ये इंसाफ नहीं है, सजा होनी चाहिए ऐसे कि इसके ऊपर एक रोक भी लगे। और कैसे इस तरह के नफरती बयानों के ऊपर रोक लगेगी, क्यों नहीं ये रुक रहे, ये सवाल बना हुआ है हम सबके सोचने के लिए भी। धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि 5 की बात में इस वक्त एक ब्रेक लेने का वक्त है और ब्रेक के बाद दूसरी खबर। आप बोली दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल, बीजेपी ने कहा घोटाले पर जवाब दें केजरीवाल। एक्साइज पॉलिसी तो ये कहती है कि मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर एक नहीं होना चाहिए। यहाँ मैन्युफैक्चरर भी यही है, डिस्ट्रीब्यूटर भी यही है और रिटेलर भी वही है। यहाँ पूरी की पूरी बीजेपी रो रही है ऑपरेशन लोटस
ऑपरेशन बोगस बन गया। जब आप उनसे केमिस्ट्री का सवाल पूछेंगे तो आपको हिस्ट्री बताएंगे। 5-5 करोड़ रुपए के ऑफर आम आदमी के विधायकों को दिए जा रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। ये खुद ही अपने लोगों को पंजाब से बुलाकर बॉर्डर के पास खड़ा करा के उनको सिम कार्ड देकर और फोन करवाते थे और उसको वो बोलते थे कि हमको ऐसी ऑफर आ रही है। हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, उसके बाद इनकी बोलती बंद है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है, फिर वहाँ पे लोकतंत्र नहीं चलता, फिर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस चलता है। तो शराब नीति पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टकरार जो है वो जारी है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार की शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाया है और एक बार फिर से केजरीवाल सरकार पर आज भी तीखा हमला बोला। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आबकारी नीति में उत्पादक और डिस्ट्रीब्यूटर एक नहीं होना चाहिए, लेकिन आबकारी विभाग ने इस नियम के उल्लंघन को लेकर सवाल उठाते हुए नोटिस भेजा था। 25 अक्टूबर 2021 को आबकारी विभाग ने लिखा कि एक कंपनी को इस नियम का उल्लंघन करके 3 जोन का लाइसेंस दिया गया। वहीं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानें ज्यादा खुलने और ज्यादा शराब बिकने के बाद भी सरकार की कमाई कम हुई। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में 3000 करोड़ एक्साइज का और 3500 करोड़ राजस्व का नुकसान हुआ और कहा कि ये 6500 करोड़ रुपए गए कहां। बीजेपी ने कहा कि हमें आबकारी पर जवाब चाहिए, इधर उधर की बात नहीं। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है कि सरकार जिस पॉलिसी में उसको 6500 करोड़ रुपया ज्यादा मिल रहे हैं, अगर सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आती है और उसमें ऐसे चेंजेस करती है कि जिसमें सरकार को 6500 करोड़ रुपया कम आता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो वो 6500 करोड़ रुपया कहां जाता है जो सरकार को लॉस हो रहा है? क्योंकि शराब तो ज्यादा बिक रही है, शराब कम नहीं बिक रही, मगर सरकार को जितना रेवेन्यू आना चाहिए था, जितना पैसा आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा। तो वो पैसा कहां जा रहा है, इस बात का जवाब दें। तो ये कई ऐसे बिंदु हैं जिनसे जब आप उनसे केमिस्ट्री का सवाल पूछेंगे तो आपको हिस्ट्री बताएंगे। तो वैसे ही ये दिल्ली की जनता को, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की जनता यह जानना चाहती है कि आप आबकारी की बात करिए और जब एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपको इस प्रकार का नोटिस दिया तो आपने संबंधित कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि यह नोटिस तथ्यों के आधार के ऊपर है, जिसमें जो पॉलिसी मैंने आपको बताई उसको सीधे सीधे तरीके से ध्वस्त किया गया है। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, एक्साइज पॉलिसी तो यह कहती है कि मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर एक नहीं होना चाहिए, परंतु यहां ये मिथ्या भ्रम और झूठ के मैन्युफैक्चरर भी यही हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी यही हैं और रिटेलर भी वही हैं, और उसके बाद पूरी निर्लज्जता के साथ जनता के सामने आकर यह दावा करने वाले कि सबसे बड़े ईमानदार वो हैं, इस असत्य के परपिट्रेटर भी वही हैं। तो बीजेपी शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और कई सवाल उठा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी पर दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगा रही है। पहले आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और फिर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाने का इरादा था, लेकिन ऑपरेशन लोटस नाकाम रहा। हमारे विधायकों को 5-5 करोड़ का ऑफर दिया गया। बीजेपी ने सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन ऑपरेशन लोटस दिल्ली में फेल हो गया। ये आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर आरोप है। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो तब का है जब हम लोगों ने मीडिया के आगे बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आम आदमी पार्टी के पास फोन आ रहे हैं। 5-5 करोड़ रुपए के ऑफर आम आदमी के विधायकों को दिए जा रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए।
बीजेपी कह रही है कि हजारों करोड़ के घोटाले पर बात न करके आम आदमी पार्टी सिर्फ इधर उधर की बात कर रही है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने तो कहा कि केजरीवाल खुद अपने कार्यकर्ताओं को सिम देकर ये ड्रामा रचते हैं। आज एक अपना वीडियो ट्वीट किया है, अगर आप उसको देखें, कि ये खुद ही अपने लोगों को पंजाब से बुलाकर बॉर्डर के पास खड़ा करा के उनको सिम कार्ड देकर और फोन करवाते थे और उसको वो बोलते थे कि हमको ऐसी ऑफर आ रही है। तो जरा आप जो उन्हीं का आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था वही ये सारी बातें बता। वैसे तो उनका एक एमएलए खुद आरोप लगा चुका है कि 20 करोड़ रुपए टिकट के लिए मांगे जा रहे थे। हमारा आरोप नहीं है, उनकी पार्टी के सिटिंग एमएलए ने आरोप लगा, इसलिए मगर हम उसमें नहीं जाना चाहते। हमारा विषय यह है, आबकारी पे जवाब चाहिए, इधर उधर की किसी बात के ऊपर कोई बात नहीं। और जो प्रश्न उठाए हैं अभी प्रवेश जी ने, हम लोगों ने, टेक्निकल हैं, पॉलिटिकल नहीं है। टेक्निकल का जवाब टेक्निकल चाहिए। ये जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है उसके बाद इनकी बोलती बंद है। वो दिल्ली और देश की जनता जानना चाहती है, लेकिन जवाब नहीं है उनके पास। आज जवाब मांगना चाहती है तो आप वो जवाब नहीं देकर दूसरे बातें कर रहे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं। जो झूठ की बुनियाद पर जो बातें कर रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। जो प्रयोग उन्होंने सिंधे के ऊपर किया वो प्रयोग सिसोदिया ने फेल कर दिया। इसलिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक विलाप कर रही है, रो रही है। महाराष्ट्र में तो प्रयोग सफल हो गया था, मध्य प्रदेश में तो टूट करके कांग्रेस के तमाम नेता हमारे पास आ गए थे, प्रयोग सफल हो गया था। लेकिन यहां पूरी की पूरी बीजेपी रो रही है, ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन बोगस बन गया। और अब आपको दिखाते हैं कि मनोज तिवारी जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने इसके ऊपर क्या ट्वीट किया है। तो मनोज तिवारी का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। मनोज तिवारी ने कहा है कि बेशर्म आम आदमी पार्टी, राजनीति के लिए और कितना गिरोगे अरविंद केजरीवाल जी। मनीष का फोन तो सीबीआई ले गई, खुद ही बोले, तो फिर किसके फोन पर फोन या मैसेज आया, उसका नाम बताएं और उनका फोन भी जांच के लिए जमा करवाएं, ताकि दूध का दूध और शराब का शराब हो जाए। गुजरात में जाकर इधर उधर की बात अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हो, शराब नीति पर किए घोटाले पर एक शब्द नहीं बोल रहे, क्योंकि जानते हो करवाया तो आपने ही है। चलो दिल्ली एजुकेशन मॉडल पर ही थोड़ा प्रकाश डालना, जवाब दोगे सीएम साहब या न्यूयॉर्क टाइम्स वाले पत्रकार से ही पूछना है। वैसे इस शराब घोटाले को लेकर कांग्रेस भी केजरीवाल सरकार पे हमलावर है और पूछा गया है कि पंजाब चुनाव, बल्कि कांग्रेस ये कह रही है कि पंजाब चुनाव के लिए ही ये सारा घोटाला किया गया है। अगर आप मनीष सिसोदिया से गलत लेकर पॉलिसी करा रहे हैं तो आप जानते थे कि आपके ऊपर तो डायरेक्टली इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई मंत्रालय नहीं है। अगर आप गलत भी करा रहे हो मंत्री से तो फंसोगे तो मंत्री, आप तो फंसोगे नहीं। जब बीजेपी जो है पूरे अपने उद्योगपति दोस्तों से इतने हजारों करोड़ कमा ली है और आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार अभी तक सिर्फ दिल्ली में थी, तो पंजाब का चुनाव दिल्ली ने स्पॉन्सर किया, अब गुजरात का चुनाव जो है पंजाब स्पॉन्सर करेगा। तो मिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड देम शुड स्टॉप टॉकिंग अबाउट ऑनेस्टी, इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। और एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में। उसके बाद भोपाल में बारिश से बिजली है घंटों से गुल और राजस्थान है सैलाब से बेहाल। और अब बात मौसम की। बहुत सारे राज्यों में बारिश से बिल्कुल बेहाल हैं शहर, जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ साथ राज्य के कई दूसरे इलाकों में भी, दूसरे जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिससे कि हालात बहुत खराब हो गए हैं। बारिश के साथ साथ तेज हवाएं हैं और उसकी वजह से जो आम जनजीवन है वो बहुत बुरी तरह से उस पर असर पड़ा है। भोपाल में कई सालों के बाद इतनी बारिश हुई है कि ज़्यादातर इलाकों में पानी जम गया है, बल्कि पानी में इलाके डूब गए हैं। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा असर जो है वो यहाँ की बिजली व्यवस्था पर पड़ा है। यहाँ पर घंटों तक शहर में बिजली नहीं रही और बाद में जब बिजली बहाल हुई तो सिर्फ 25% इलाकों में
अभी भी वहां पे हालात बहुत बुरे हैं। लगातार बारिश और बाढ़ के जैसे हाल बने हुए हैं और इसे देखते हुए आज भोपाल, उज्जैन, रतलाम, सागर, विदिशा, अशोकनगर, मालवा, नर्मदापुरम, देवास और शिवपुरी जिलों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पिछले 24 घंटे में हमने 405 व्यक्तियों को जो गांव में घिरे हुए थे रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। लगभग 2300 लोगों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया गया है और लगातार भोजन और आवश्यक सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। झीलों का शहर वाकई झीलों में तब्दील हो गया है। ये जो मेरे पीछे क्रूज बोट आप देख रहे हैं, ये शहर के बड़ा तालाब में है जो लगभग आधे से ज्यादा डूब चुका है और हमें बताया गया है कि हैदराबाद से टीम आकर ही इस जहाज को रिपेयर कर पाएगी। मोटी मोटी रस्सियों से इसको बांध कर रखा गया है। मेरे कैमरा पर्सन रिजवान आपको दिखाएंगे कि न सिर्फ पिछले 36 से 48 घंटों में तेज बारिश बल्कि तेज हवाओं की वजह से क्या हालात बने हैं। कई जगहों पर शहर में पेड़ टूट गए हैं, इंजन मोटी मोटी जंजीरों से इसको बांधा गया है। इसकी रेलिंग भी आप देखिए इस क्रूज बोट के बगल में, वो भी कई जगहों से टूट गई है। और राजधानी भोपाल में आलम यह था कि पिछले 36 घंटों में 14 इंच से ज्यादा की बारिश हो चुकी है। आसपास के कई ऐसे जिले हैं, विदिशा हो, अशोकनगर हो, रायसेन हो, शाजापुर हो, आगर मालवा हो, ऐसे कई सारे जिले हैं जहां से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। आगर मालवा में लगातार बारिश से कई सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। काली सिंध और कैथल नदी में जलस्तर बढ़ा हुआ है। शाजापुर के सुनेरी के बमोरी गांव में डैम से पानी रिसाव की सूचना मिली है। वहीं मंदसौर में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। नीमच जिले में लगातार बारिश हो रही है। कई सारे पुलों और रपटों के ऊपर से पानी बह रहा है, वहां पर टीमें भी अलर्ट मोड में हैं। गुना जिले में पार्वती नदी का जलस्तर कम नहीं हो रहा है। देवास में भी नेमावर में नर्मदा का जलस्तर 891 फीट हो गया है, वहां भी धीरे धीरे जलस्तर बढ़ रहा है। सीहोर, बुधनी, नसरुल्लागंज में नर्मदा का जलस्तर अब कम हो रहा है। सुबह 5 बजे कोलार डैम के गेट बंद कर दिए गए हैं। कई सारे और जिलों में स्थिति सामान्य है। राजधानी भोपाल में भी कल रात से अब बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बारिश और तेज हवाओं की वजह से लगभग 33-34 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चली उसकी वजह से कई सारे पेड़ उखड़ गए हैं। खुद ऊपर यहाँ पर जो मुख्यमंत्री निवास है उसके बाहर भी कई पेड़ उखड़ गए थे और इसकी वजह से लगभग 90% जो शहर का हिस्सा था वहां बिजली की आपूर्ति लगभग 36 घंटों तक बहाल नहीं हो पाई थी। लेकिन आज सुबह तक कई हिस्सों में बिजली की आपूर्ति भी बहाल कर दी गई है और कोशिश की जा रही है कि जहां जहां लोग फंसे हुए हैं उनको एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की मदद से बाहर निकाला जाए, उनको अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू करके पहुंचाया जाए। लेकिन कल जो भोपाल में स्थिति बनी बिजली की, उसकी बड़ी वजह वीवीआईपी मूवमेंट भी था, जिनकी तीमारदारी में या जिनके लिए कई सारा अमला लगा हुआ था और इस वजह से शहर के रहने वालों को काफी देर तक दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये बड़ी झील की बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं, लेकिन ये अपने आप में ये भी बता रही हैं कि कैसी विभीषिका रही है और लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कई वजन टनी ये जो क्रूज बोट है ये भी इस विभीषिका से बच नहीं पाई और आधे से ज्यादा पानी में डूब चुकी है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो ये है मध्य प्रदेश का हाल। राजधानी भोपाल और बहुत सारे और इलाकों का बुरा हाल है। इधर उत्तर प्रदेश में भी हाल ठीक नहीं है, जैसे कि दिल्ली से कुछ दूरी पर ही है हापुड़, जहां पे गंगा का जलस्तर जो है वो येलो अलर्ट के निशान से सिर्फ 25 सेंटीमीटर नीचे रह गया है। साथ ही गंगा नदी के आसपास के गांवों में बाढ़ का पानी लोगों के खेतों तक पहुंच गया है, जिससे सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। साथ ही खादर क्षेत्र में रहने वाले लोगों में चिंता बढ़ गई है। फसलों के नुकसान से किसान परेशान हैं। बाढ़ की आशंका के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पे है और यहां पे अस्थायी चौकियां बनाई गई हैं। अच्छा, क्या हुआ आपके गांव में? बाढ़ आ गई जी। अच्छा, और
क्या क्या नुकसान हुआ आप लोगों खेती को? हुई जी, 20 बीघा गन्ना बोया, मर गया। तो कोई अधिकारी आके तुमसे पूछा किसी ने अब तक? नहीं पूछा जी, आना है देख के चले जा, आना है चले जा। कितना नुकसान तुम मान रहे हो? 2 लाख रुपए का जी। इसके अलावा राजस्थान का बुरा हाल है। राजस्थान जहां पर ज्यादातर सूखा पड़ता है, वहां पे बारिश से इतने बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। राजस्थान के कोटा और बारां के आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटे से जो भारी बारिश हुई है उससे बिल्कुल बाढ़ की स्थिति है। यहां पर कोटा में बराज से छोड़े गए पानी के कारण निचले इलाके डूब गए हैं। बराज से अब तक 2.76 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। बूंदी और कोटा जिले में भारी बारिश की वजह से सभी स्कूल और दूसरे जो शैक्षणिक संस्थान हैं आज बंद कर दिए गए हैं। राज्य के कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, दौसा और करौली में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। किसान नेता योगेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति पर कहा है कि आम आदमी पार्टी को सवालों के जवाब तो देने होंगे। एनडीटीवी पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने इशारों में तंज किया कि देश को छोटे मोदी, बड़े मोदी का विकल्प नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिल्ली में जो घमासान चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं और मैंने पहले भी बार बार कहा है कि केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को परेशान, तंग करने, प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की भूमिका मोटे तौर पे बीजेपी के एजेंट की तरह रही है। और ये इस वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर तो शायद बहुत ही घटिया किस्म की हरकतों पर उतर आए हैं। मगर चूंकि आरोप शराब के ठेकों के बारे में है, इसलिए मैं समझता हूं, और चूंकि इसके बारे में आरोप पहले से आज नहीं लगे हैं, बीजेपी ने नहीं लगाए हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, 2015 में स्वराज अभियान ने सबसे पहले आम आदमी पार्टी की शराब नीति के बारे में सवाल उठाए थे। हमने पूछे थे सवाल जिसका कभी कोई जवाब नहीं मिला। दिल्ली में शराब के ठेके अचानक 2 गुने कैसे हो गए? अचानक दिल्ली के अंदर शराब का कंजम्पशन क्यों बढ़ गया? इसके पीछे क्या खेल है? इसलिए मैं सीबीआई पे तो भरोसा नहीं करता, ईडी पे भरोसा नहीं करता, बीजेपी के आरोपों पे भरोसा नहीं करता, लेकिन इस सवाल पर देश को पूरा सच जानना चाहिए। ये शराब की नीति क्यों बदली, कैसे बदली, किसके असर में बदली, किसे फायदा हुआ? आप शराब की नीति के बारे में जवाब केवल न्यूयॉर्क टाइम्स की शिक्षा की रिपोर्ट दिखा के नहीं कर सकते। उसका जवाब आप शराब की नीति के बारे में बताइए। सच कहूं, मेरे मन में भी इसके बारे में संदेह है, देश के तमाम लोगों के मन में इसके बारे में संदेह है। जो पार्टी ये वादा करके आई थी कि स्वराज होगा, शराब के ठेके तभी खुलेंगे जब उस इलाके की महिलाएं अपनी सभा करके उसकी अनुमति देंगी, ये मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था आम आदमी पार्टी के। उस पार्टी के आने के बाद घर घर में ठेके अगर खुल रहे हैं, शराब बढ़ रही है, तो एक जवाब तो चाहिए। उस जवाब को आप केवल बीजेपी विरोध करके नहीं टाल सकते। और इस देश को और कुछ भी चाहिए। बड़े मोदी और छोटे मोदी का विकल्प इस देश के लिए ठीक है।